नमस्कार दोस्तों। मंजरी जी सामने बैठी हैं। थोड़ी सी आज मोदी जी की तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने मुझे बड़ी गालियां निकाली कि तुमने मोदी जी को ये वो हो क्यों कर दिया। क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बात के लिए बोलता हूं, वो है जो जिहाद की फैक्ट्री भारत में लगी हुई है, पनप रही है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जो दूसरी तरफ से मोदी जी डिस्ट्रक्शन पे भी लगे हुए हैं। 70 साल की एयरबस की और बोइंग की जो मोनोपोली थी उसको तोड़ दिया। यानी कि हमें हॉस्टेज बनाया हुआ था। हम उड़ना चाहते हैं, हमें उड़ना भी नहीं दिया जाता था। ये बोलकर तो सी नहीं कर सकते। हमने बोला ठीक है, हम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। हमने भी नए पार्टनर ढूंढ लिए। रशिया के साथ मिलकर हमने पैसेंजर प्लेन अपना बनाना शुरू करने की पहल कर दी है, एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ये नहीं बोलूंगा कि बन गया है, नो। ऐसे फेंकू वाले काम मैं करता नहीं हूं। और पता लगे कई लोगों ने ये भी बोल दिया होगा कि हमने प्लेन बना लिया है, अभी अभी मैं उड़ के भी आया हूं, उसके शीशे काले थे, अभी अभी मैं बैठा हूं वहां पर, और उसको तो इलेक्ट्रिक पे चलता था वो। ऐसा कुछ भी हम काम यहां नहीं करते हैं। लेकिन मोदी जी ने किया है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न हेजीमनी। इसीलिए आपको लगेगा कि यह बड़ी छोटी सी न्यूज है। इतनी छोटी न्यूज के लिए मैं और मंजरी जी बैठ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसके पहलू बहुत ज्यादा है। जब आप पहलू देखेंगे फिर आपको पता लगेगा कि मोदी जी प्लानिंग कैसे करते हैं। अब मैं तो मोदी जी के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं, इसलिए मंजरी जी के ऊपर अब छोड़ देते हैं। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। ये आपके मोदी जी कभी तो मुसलमानों के हाथों से जो उन्होंने छीनी हुई प्रॉपर्टियां हिंदुओं की, वो छीननी शुरू कर दी। अब इन्होंने एयरबस और बोइंग की जो दादागिरी थी, मोनोपोली थी, उसको भी छीन लिया। भाई ये छीना झपटी में क्या कुछ छीनेंगे मोदी जी। राज्य की स्थापना करनी है तो असुरों के हाथ से सब कुछ छीनना पड़ेगा, तो सब कुछ छीनेंगे। वो कहते हैं ना, सबका नंबर आएगा, तो धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। अब चक्कर क्या था? भारत काफी ज्यादा एविएशन के सेक्टर में उड़ान योजना बना करके प्रोग्रेस करना चाह रहा था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एयरक्राफ्ट इतने नहीं थे कि आप इस योजना को इम्प्लीमेंट कर दें। सप्लाई जब बढ़ेगी तब पैसे कम होंगे, लेकिन सप्लाई ये लोग बढ़ने नहीं दे रहे थे, जिसके कारण ये सेक्टर एक लिमिट पे आकर के रुक जा रहा था बार बार। लेकिन ये एक पॉइंट था। सबसे बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर था रशिया में। रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, और एयरबस और बोइंग इन्हीं दो के विमान थे वहां पर भी, और हर जगह वही होते हैं। उन्होंने क्या किया कि इस सर्विस इंटेंसिव इंडस्ट्री के सप्लाई बंद कर दी। किस चीज की? वो जो उसमें स्पेयर पार्ट्स लगते हैं। अब आपको मालूम है कि एयर इंडस्ट्री में, इसमें एयरलाइन इंडस्ट्री में स्पेयर पार्ट्स बहुत जरूरी होते हैं। वियर एंड टियर से सीवियर है इस इंडस्ट्री में। ऐसे में अगर आप स्पेयर पार्ट रोक देंगे तो आपको जो है एयरक्राफ्ट ग्राउंड करना पड़ेगा, जिससे एयरलाइन का लॉस होगा, जिससे आपकी एयरलाइन को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, और काफी हद तक उसको बंद करना पड़ेगा। इसीलिए काफी सारी एयरलाइंस बंद भी हो जाती हैं। तो अब रशिया ने सबसे पहले भारतीय एयरलाइंस को इनवाइट किया कि आप आइए, ब्राजीलियन और भारतीय दो एयरलाइंस को इनवाइट किया, आप आइए हमारे यहाँ ऑपरेट कीजिए, प्रॉफिट कमाइए, हमारी एयर इंडस्ट्री को चलाते रहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब हमारे पास खुद ही इतना एयरक्राफ्ट नहीं है, तो हम रशिया में कैसे चलाएंगे? तो February 23 में आपने देखा होगा कि बोइंग को दिया 290 का प्लेन्स का, और यस। खुद बाइडन ने हमको धन्यवाद दिया। एयरबस को 250 प्लेन्स का ऑर्डर दिया, उसके बाद 100 और जोड़ दिए, ये 2030 तक आते रहेंगे। बोइंग हर महीने दो एयरप्लेन दे रहा है, और आगे देगा। इसका भी एयरबस भी आनी शुरू हो जाएगी। तो अभी हमारे पास डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कम है, तो हम रशिया की हेल्प नहीं कर पाए। तो अभी यहाँ पर अगला चीज आया। हमारी कुछ कंपनीज थी, जैसे फ्यूचरेबो है, शौर्या है, मास ट्रांस है, ये एसेंट है। ये सारी कंपनीज ने क्या किया कि ऑथेंटिक स्पेयर पार्ट्स, चाहे एयरबस से ले लिए चाहे बोइंग से लेकर के रशिया को सप्लाई करना शुरू किया। तो काफी हद तक ये मदद कर रहे थे, लेकिन साल सवा साल तक ये गेम चला। उसके बाद ये सारी कंपनीज जो वहां पर रशिया में स्पेयर पार्ट्स दे रहे थे, उनको बैन कर दिया। ओके। तो फिर से वस्तु स्थिति, क्योंकि एक फ्लाइट के बाद, दो फ्लाइट के बाद आपको कुछ स्पेयर पार्ट
चेंज करने पड़ते हैं। और आप इसीलिए देखिए कि एमआरओ मेंटेनेंस वाला जो एमआरओ मोदी जी भारत में लगा रहे हैं नोएडा के पास, ताकि एयर इंडस्ट्री जो हमारी है उसको चलाया जा सके। इसीलिए बोइंग की स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री आपने बैंगलोर में टाटा के साथ लगाई है, ताकि आपके पास स्पेयर पार्ट्स की कमी ना हो। ये स्पेयर पार्ट्स क्रूशियल है। अब इसी को मुद्दा बना करके जब रशिया को आपने नुकसान बनाया तो किसी और इंडस्ट्री को भी बना सकते हैं। तब इन्होंने सोचा कि अब क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, दैट इज। तो इन्होंने क्या किया, ब्राजील और रशिया दो देशों के साथ मिलकर के छोटे और बड़े फ्लाइट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग की बात शुरू की। ब्राजील से जो आ रहा है वो एम्ब्रेयर है C390 मिलेनियम। इसको हम कुछ पार्ट्स इसके बनवाएंगे, असेंबली करेंगे, कुछ पार्ट ब्राजील से आएंगे और इसके बदले में तेजस मार्क 1 हम देंगे। तो ये एक बार्टर सिस्टम पे चल रहा है और इसका प्रोडक्शन शुरू होगा। ये इसकी रेंज 5000 किलोमीटर्स की है। छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं और डोमेस्टिक यूज के लिए काफी अच्छे हैं, जिससे आप जो एयर फेयर है उसको कम कर सकेंगे आफ्टर सम टाइम, जो कि उड़ान योजना का आपका वो था। दूसरा, आपने 3500 किलोमीटर की रेंज के लिए 100 सीटर एयरक्राफ्ट रशिया के साथ बनाने की बात शुरू की है। HAL, PJSC, UAC ये कंपनियां हैं, ये मिलकर के HAL इन एयरक्राफ्ट को बनाएगा। आपको पता है 1988 में HAL AURO HS748 1988 में इस फ्लाइट एयरक्राफ्ट को बनाया था। बंद किसने किया, उसमें कांग्रेस का नाम तो आएगा ही आएगा। कार भी HAL 60s में बना चुका था, जिसको आने नहीं दिया गया, और एयरक्राफ्ट 88 तक बना चुका था, उसको बंद कर दिया गया। खैर, अब HAL वापस इसके ट्विन इंजन स्लिम बॉडी ये वाले एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन शुरू कर रहा है, और बाद में जो है ये डोमेस्टिक ये रशिया को भी सप्लाई करेगा। और जितने भी, अब देखिए, एक देश को आप बैन करेंगे तो आप सैंक्शंस चला सकते हैं, लेकिन आप दुनिया के हर देश को बैन नहीं कर सकते। तो द थिंग इज कि इसीलिए रशिया अपनी काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रहा है, ताकि ये जो सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए हुए हैं वो सरपास किए जा सके। और चूंकि को प्रोड्यूसर है रशिया, तो अपना आय जो आप इंडिया को कंपेल नहीं कर सकते कि आप अपने पार्टनर को सप्लाई ना करें। तो आप AK-203 देखें, आप ये ब्रह्मोस मिसाइल देखें, आप ये वाले एयरक्राफ्ट देखें, सब में हम पार्टनर्स बन करके आ रहे हैं, और धीरे धीरे को प्रोडक्शन से हम वर्ल्ड की पहले अपनी फिर वर्ल्ड की डिमांड को पूरा करेंगे। बेसिकली बोइंग और एयरबस की हेजेमनी को तोड़ना है जी। दैट मीन्स हमने दो काम करे। जैसे आपने बोला कि रशिया का प्लेन है, उसकी रेंज 3000 किलोमीटर की है, 3000 3500 की। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी 3500 किलोमीटर का रेंज है, आप भारत में इसको चला सकते हैं। जो ब्राज़ील के साथ हमने बार्टर सिस्टम में उनको तेजस दे रहे हैं और उनसे हम उनका प्लेन ले रहे हैं, उसकी 5000 किलोमीटर की रेंज है, यानी कि ये चाइना तक आप आराम से आ सकते हैं भारत के मेड इन प्लेन के साथ, या उधर से गल्फ में। तो जो ये 90% जो बना ट्रैफिक है वो जनरली इसी सेक्टर के अंदर है, आपने उसको कवर कर लिया भारत के बनाए हुए एयरक्राफ्ट के साथ, ये तो समझ आ गया। अब 2000 हमें प्लेन चाहिए, कंपटीशन आपने शुरू कर दिया रशिया का, ब्राज़ील का, जो अच्छी सर्विस देगा वो ऑर्डर ले जाएगा, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन मंजरी जी, इंजन कितों लोगे, इंजन तो है नहीं अपने को। उसके लिए भी काम चालू है। इंजन हमने रॉयल्स रॉयस से बात कर रखी है और वो प्रोड्यूस होंगे, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार है। देखिए, आप रॉयल्स रॉय जहां पर वेस्ट में प्रोड्यूस कर रहा है, वहां पर लेबर लॉस इस तरीके के हैं कि प्रोडक्शन में वो प्रॉफिट नहीं आ पा रहा। तो उनको एक ऐसा, इसीलिए सारी इंडस्ट्रीज चाइना शिफ्ट हुई थी एक समय में, क्योंकि वो कंपटीशन चाहिए था प्रोडक्शन कॉस्ट में। अब उसी लिए चूंकि चाइना इतना फेवरेबल नहीं रह गया, तो भारत में ये को प्रोडक्शन आ रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू, ताकि हम उसको मास स्केल पे बना सके और कॉस्ट इफेक्टिव भी बना सके। तो हम सारा देख रहे हैं, MRO भी देख रहे हैं, इंजन प्रोडक्शन भी देख रहे हैं, बॉडी भी देख रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स भी देख रहे हैं, और कंप्लीट अभी जैसे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए रशियन प्लेन हो गए,
आसपास के नेबरहुड के लिए आपने ब्राजीलियन प्लेन्स ले लिए, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एयरबस और बोइंग ले लिए। तो आपके पास कंप्लीट रेंज है, और आप उससे सेक्टर डिवाइड कर सकते हैं कि किस सेक्टर में आप कैसे चलेंगे। फिर ठीक है, आपने इसके रोल्स रॉय के इंजन पे काम करना शुरू किया, जी की टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया। आप अपना इनोवेशन भी करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज नेवर स्टेबल कि ये बन गया एंड इट इज फाइनल। वो डेवलपमेंट होता रहता है, और उसमें नई चीजें निकल के आती हैं। वो आपका जो है इंडिजिनस प्रोडक्ट हो जाएगा जब आप इससे सीख करके आगे बढ़ेंगे। देन यू कैन हैव कंप्लीट इंडियन एयरक्राफ्ट, जिसमें इंजन से लेके चिप से लेकर के एक एक चीज आपका होगा। So it is just step by step, and you have to take baby steps in the initial period. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तभी मुझे लगता है जो स्टामर अभी आया था 150 लोगों की पूरी पलटन लेकर यहाँ पर, उसके अंदर रोल्स रॉयस का ओनर भी था, एंड दे हैव साइंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी विद इंडिया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि इंजन तो हमने, कि मोदी जी ने प्लेन बाद में लिया, टायर पहले खरीद लिए, इंजन बनाने की फैक्ट्री लगा दी, उसके बाद प्लेन लेके जा रहे हैं। भाई समझ नहीं आता मुझे मोदी जी का करते कैसे हैं। बट मंजरी जी, कि जब बोइंग और एयरबस दो कंपनियां हैं, आपने दोनों को लड़ाकर अपने यहाँ पे प्लेन अपने 500 के ऑर्डर दे दिए थे, फिर ऐसी कौन सी बात आ गई थी मोदी जी के सामने कि उनको भी, हमें मालूम है कि गुजराती भाई हैं, सस्ते में काम करते हैं, लेकिन इतना भी क्या सस्ता हो गया होगा कि अपने रशिया से, ब्राजील से अपने प्लेन लेने शुरू कर दिए? कुछ तो कॉस्ट बेनिफिट हुआ कि नहीं भारत को, कि ऐसी बस दादागिरी दिखा रहे हैं? देखिए, बोइंग का आपको करीब काफी सस्ता पड़ता है, 96 मिलियन का उनका है बोइंग का। एयरबस 90 तक आता है। रशिया के प्लेन आपको करीब 10 के करीब आ जाएंगे, $30 मिलियन के वो कहते हैं कि वो प्रोड्यूस करते हैं। और इंडिया में लार्जर प्रोडक्शन होने के बाद ये वी आर एक्सपेक्टिंग, हाँ कम भी हो सकता है और ज्यादा भी, क्योंकि इट हैज टू गो अंडर प्रोडक्शन। बट यस, 96 या 99 से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी कॉस्ट 20 तक तो एटलीस्ट आ जाएगी, 10 हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो जितने में आप एक ले रहे हैं, तो उतने में आप 9 लेंगे। एंड फिर क्या होता है, पहले मोदी जी बनाते हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन करते हैं, उसके बाद फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो आज आपका फैक्ट्री लग रही है, वो फ्यूचर में दुनिया के काम आने वाली है। एंड जो ये प्लेन बना रहे हैं EI-175 एम्ब्रो, जो अगेन जिसका स्मॉल प्लेन आप ब्राजील से ले रहे हैं, ये SU इसका नाम था, सुखोई का वो है। तो ये उससे एयरबस 220 से कंपटीशन में है। ये प्लेन ऑटो इस समय रशिया में उड़ रहे हैं, जो आप मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं। 200 प्लेन्स आर ऑलरेडी इन सर्विस इन रशिया, जो रशिया के प्रोडक्ट है, और वो इफेक्टिव हैं एम्ब्रियो से और एयरबस से। तो आप उसकी आपने उसका पोटेंशियल भी देख लिया, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस भी देख ली, और तब आपने कंपनी सेलेक्ट की है। प्लस जहां तक एयरबस का सवाल है, वो फ्रेंच है। अगेन, एयरबस के स्पेयर पार्ट देने से फ्रांस ने इस लड़ाई में मना कर दिया था। सो यू कैन नॉट रिलाई ऑन एयरबस। बोइंग अभी भी नहीं दे रहा है, यू कैन नॉट रिलाई ऑन बोइंग। आप जी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसलिए ले रहे हैं ताकि जब आपका जरूरत का समय हो तो ये कॉमा फुल स्टॉप ना लगा दें सप्लाई में। क्योंकि क्रूशियल समय में जब आपका होता है, जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध के समय, अभी रशिया का क्रूशियल टाइम है, इस समय सप्लाई चेन की ज्यादा आवश्यकता होती है। एंड दिस इज व्हेन दीज कंपनीज पुट अ ब्रेक इन सप्लाई। तो आप सारा क्यों अपने जो एक चिप से लेकर के कंप्लीट एयरक्राफ्ट बनाना है, इंडिजिनस बनाना, ये स्ट्रेस इसलिए है कि कभी भी इसकी सप्लाई चेन को किसी भी स्तर पे आप रोक ना सके। और कॉम्पिटिटिवनेस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस चेक करने के बाद आप इसको रशिया के साथ टाई कर रहे हैं। सो समवेयर रशियन टेक्नोलॉजी जो है वो वर्ल्ड में बेस्ट साबित हो रही है, इसलिए भी रशिया को ये होता जा रहा है। जी। मंजरी जी, लेकिन मैं मोदी जी से परेशान बहुत हूँ, क्योंकि उनकी हरकतें कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखिए, कोविड हुआ, मैक्स वैक्सीन बनाई, सारे कंट्रीज में फ्री में बांट दी। बाकी के कंट्रीज तो पैसे बना रहे थे, हमने फ्री बांट दिए, उसका कोई ज़्यादा फर्क मुझे पड़ा नहीं। लेकिन अब पता लगे कि प्लेन जो $90 मिलियन का या $100 मिलियन का था,
10 मिलियन में बनाया। अफगानिस्तान को बोल दिया दो तू ले जा, कोई बात नहीं। अफगानिस्तान के बाद बांग्लादेश को एक दे दिया। फिर मोदी जी तो बांटने में ऐसे लगे हैं, पता लगे प्लेन भी बांट दिए और उसको बोल दिया कोविड की वैक्सीन भर के भेजा। उसको बोला वैक्सीन भी तुसी रख लो तो प्लेन भी रख लो। भी ऐसा काम भी मोदी जी कर लेते हैं, ऐसा उसका क्या करेंगे आप? देखिए, जो कॉमर्स होती है, जब आप मार्केटिंग में जाते हैं तो आप फ्री सैंपल्स देते हैं। बिना फ्री सैंपल दिए काम नहीं बनता है। कोविड की वैक्सीन दी, वेंटिलेटर दिए, मास्क दिए, सब कुछ दिए। उसके बाद क्या हुआ? इंडियन एजुकेशन सिस्टम ले लो, भारत से टाई अप ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अब वहां पर आप ऐसे ही थोड़े, अगर आप अपनी जेब से निकाल के कुछ एक्स्ट्रा नहीं देंगे तो आप ग्लोबल साउथ पोल के लीडर थोड़े बनेंगे। अब भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर नहीं, साउथ पोल कहा जाता है। आपको कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा, एंड ये मार्केटिंग होती है भाई, आपने भी की है, हमने भी की है। फ्री सैंपल के बिना बात बनती नहीं है। तो मोदी जी जो कुछ दे रहे हैं, फ्री सैंपल दे रहे हैं। अफगानिस्तान में 2 प्लेन दिए भाई। अभी जब आप अफगानिस्तान को हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, भारत से अफगानिस्तान सामान जाने के लिए आप पाकिस्तान का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, तो आपको एयरलिफ्ट करना पड़ेगा। तो आपने 2 प्लेन दिए, किस लिए? अपनी मैत्री को रखने के लिए। फिर कांटे से काटा तो फिर अफगानिस्तान अफगानी निकाल ही देंगे। तो अल्टीमेटली क्या है? आप 15 बोरी आटे, 15 ट्रक आटे से एक देश खरीद रहे हैं। इतना सस्ता सौदा करेंगे आप, जिसको परेशान होना होता रहे। बिल्कुल सही है। लेकिन बजरे जी बात सही है, मुझे थोड़ा सा एक स्टार्टिंग चीज और दिखती है कि आपने दो कंट्रीज, एक तो अमेरिका जिसका बोइंग है, फ्रांस का था एयरबस, आपने इनकी दादागिरी को खत्म करने के लिए आपने दो कंट्रीज साथ में खड़े कर दी, एक ब्राजील, दूसरा रशिया। क्या लोगों को समझ आएगा कि मोदी जी कर क्या रहे हैं? क्या उनको स्केल समझ आएगा? ये दो कंट्रीज कौन सी हैं? ये ब्रिक्स की कंट्रीज हैं। वहां पर जब आप प्लेन बनाएंगे तो बनाएंगे भी इंडियन रुपी में, ना कि डॉलरों में। और ऊपर से कॉस्ट बाटा आप भी बोल हो रहे सकता हैं है। कि हाँ, बार्टर भी हो सकता है। अभी जो 90-100 मिलियन डॉलर का प्लेन है, उसको आप 10 या 20 मिलियन में बना रहे हैं। वो भी मुझे लगता है डॉलर नहीं होंगे, 10-20 मिलियन, कहीं इंडियन रुपीज ना हो जाए। तो आपको लगता है कि ये डी डॉलराइजेशन के ऊपर बहुत तेजी से काम चल रहा है? भारत ही उसको लेके चल रहा है ब्रिक्स की कंट्रीज के साथ? तो जब रशिया के इन्होंने पैसे कन्फिस्केट कर लिए तो दुनिया के लिए वेकअप कॉल थी। इफ इट कैन, फर्स्ट वर्ल्ड इज अमेरिका एंड यूरोप, सेकंड वर्ल्ड इज रशिया। तो जब आप रशिया जैसी स्ट्रॉन्ग कंट्री को आप इस तरह से हॉस्टेज कर सकते हैं, तो दुनिया में किसी चीज को भी कर सकते हो। ब्रिक्स वहां से लेसन लेकर के चल रहा है। ये पहली बार है आरबीआई ने डॉलर नहीं खरीदे अब की। और हम जो यूएस ट्रेजरी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं सोना लेने में। तो धीरे धीरे हम इस चीज को कर रहे हैं। अब ब्राजील के साथ जो सौदा है, बार्टर है। तेजस के बदले में एम्ब्रेस ले लो। ईरान के साथ जो था, तेल के बदले में चावल था। रशिया के साथ इसी तरीके से है कि भाई यहाँ प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, नॉर्थ पोल में आपका ऑयल रिगिंग है। सारी चीजें आपकी काफी हद तक डी डॉलराइजेशन। अच्छा, चाइना भी फ्लोट कर रहा है। धीरे धीरे इसलिए फ्लोट कर रहे हैं कि जब खरीदने वाला डॉलर तो अब ज्यादा कोई बचा नहीं। जिसके ऊपर जैसे हम्म। केन्या जैसी कंट्रीज हैं, उनको इसलिए खरीदना पड़ेगा क्योंकि यूएस प्रेशर है। बट वो भी युआन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वो, हाँ, रुपी पे अभी नहीं आ रहे, वो युआन की तरफ जा रहे हैं। तो आपने क्या किया कि खरीदने वाला डॉलर बहुत कम है, आप धीरे धीरे डॉलर से अपना डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं। आपने अपने एक्सपोर्टर को कह दिया इंडियन रुपी में कोट करो, ताकि डॉलर के फ्लक्चुएशन से तुम्हारे बिजनेस पे कोई असर ना पड़े। तो समय के साथ, तैयारी के साथ धीरे धीरे डॉलर से डिस्टेंसिंग हो रही है। और ये बात अब कोई सीक्रेट नहीं है। आसपास की कंट्रीज में आपने रुपए चालू कर दिए हैं, श्रीलंका, नेपाल, सब जगह आपने रुपए में लोन देना, रुपए में वहां पर आप अगर पेमेंट करें आप इंडियन करेंसी में, तो वो एक्सेप्टेबल होगा। तो धीरे धीरे आप अपना, जिसे कहते हैं राजू सीखा होता है जिसका सिक्का चलता है। ये सारे देश पास्ट में इस चीज को देख चुके हैं कि भारत से दूर जाने की सजा क्या है। उनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाती है, उनकी जान के ऊपर खतरा हो जाता है। इसलिए बेहतर है भारत के साथ रहेंगे, शांत रहेंगे, तरक्की करेंगे। तो अब ये चीज स्प्रेड होती जा रही है। इंडियन रुपीज, इंडियन पासपोर्ट, इंडियन सारी चीजों की वैल्यू है। एंड जो कोविड में आपने ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया है ना, वो कहीं नहीं जाने वाला। आपने मैत्री, वैक्सीन मैत्री इसीलिए उसको नाम दिया था। धीरे धीरे जब भी आप किसी, चाइना लेके जाएगा,
अपना प्रोडक्ट और वही प्रोडक्ट भारत लेके जाएगा, भारत को वरीयता मिलेगी। और यूएस तो अभी अपनी लड़ाई संभाल ले, बहुत बड़ी बात है। एंड फ्यूचर में बिल्कुल आप सही ये करेंगे आप। देखेंगे कि जैसे जैसे आप डी डॉलराइज करते जाएंगे, यूएस का डेब्ट भी किसी पॉइंट पर एक्सप्लोड करता जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हर महंगाई बढ़नी शुरू हो गई है और ये अनस्टॉपेबल। बिल्कुल ठीक है, ये वो अनस्टॉपेबल है। अपनी अपनी बार्डर की बात करी कि हमने रशिया के साथ, ईरान के साथ, सबके साथ बार्डर किया है। अफगानिस्तान के साथ भी बार्डर किया है कि 15 ट्रक हमने चावल भेजे तो हमें 15 ट्रक पाकिस्तान आर्मी के सर चाहिए। हमने तो ये बोला था पाकिस्तान आर्मी के सर चाहिए, उन्होंने उनकी पैंटें उतार के 15 ट्रक भेज दिए। ले जी, हमने तो पैंटें उतार दी उनकी। उनके बंदे कहाँ गए? कहते बंदे, दैट्स इट। तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बट मंदिर जी, जो आज मोदी जी ने किया ये वाला काम कि इंडियन डिप्लोमेसी एट दी हाईएस्ट लेवल, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस इसी को कहते हैं। दुनिया बोलती है रशिया के साथ डील नहीं करना, हम उनके साथ फर्टिलाइजर का प्लांट लगा रहे हैं वहां पर, वो मैंने बताया था आपको। और साथ में हमने प्लेन लेने शुरू कर दिए। तेल हमने अभी भी बंद नहीं किया है, थोड़ा सा कम किया है। कम में और बंद में बड़ा फर्क होता है। यानी कि अब समंदर में हमारा ऑलरेडी कंट्रोल है, स्काइज के ऊपर हमने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जमीन तो हम छोड़ेंगे नहीं, चिंता मत करो। जो यानी कि अब दुनिया भी नोटिस कर रही है कि भारत का मूवमेंट है ये, इसीलिए सभी दे आर वाउचिंग टू हैव एग्रीमेंट्स विद अस। और भाई स्टामर जैसा लिब्रांडू वो यहाँ पे मीटिंग करने आया है, मोदी जी ने दिल्ली नहीं बुलाया, बॉम्बे बुला लिया कि वहां बैठ, बिजनेस करने आ रहा था वहां पर, पॉलिटिक्स खेलनी है तो बीबीसी के साथ दिल्ली पहुंच जाना। बीबीसी भी दिल्ली पहुंचा नहीं, उनको मालूम था कि वाट लगने वाली है। वो बॉम्बे गए, बॉम्बे में मीटिंग करी, वापस चले गए। इसको बोलते हैं डिप्लोमेसी, और ये है भारत का मूवमेंट। मंजू जी, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।